हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आई नो बहुत ज़्यादा गैप आ गया है इसके अंदर, बट कुछ रीज़न्स की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट अब हम इसको 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। हम लास्ट वीडियो में जब हमने ऑफेंसेस के ऊपर बात की थी तब हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऑफेंसेस करने पर कौन कौन सी पेनल्टीज़ लगाई जा रही हैं। जनरल डिसिप्लिन्स पर आकर हमने छोड़ी थी बात कि कौन कौन से जनरल डिसिप्लिन्स हैं जो अप्लाई होते हैं पेनल्टी के रिगार्डिंग, यानी पेनल्टी जब भी किसी चीज़ पर लगाई जाती है कोई भी ऑफेंस पर तो उसके ऊपर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं अप्लाई होते हैं। वो कौन कौन से हैं तो देखो, फर्स्ट है हमारा नो पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस। माइनर यानी जो छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर क्या है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया है CGST एक्ट के अंदर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है। किस वजह से? क्योंकि उसने एक गलती कर दी है और वो गलती ऐसी है जो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी किसी डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट लगाना रह गया है या कोई डॉक्यूमेंट में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, कोई ऐसी मिस्टेक है जो बहुत ईजिली रेक्टिफाई की जा सकती है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो सारी ब्रीचेस जो हैं, जो वो सारी गलतियां हैं, वो माइनर ब्रीचेस मानी जाएंगी। और हमारा एक्ट क्या कहता है कि अगर जो ये ब्रीचेस हैं ये इतनी माइनर हैं जिनको बहुत इजीली आप रेक्टिफाई कर सकते हो तो आपको कोई भी पेनल्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली जब आपकी जो गलती आपने की है उसकी अमाउंट 5,000 से कम है, यानी जो पर्टिकुलर गलती की गई है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, जितना टैक्स आपने कम पे किया है उसकी अमाउंट लेस देन 5,000 है, तो वो ब्रीच जो है माइनर ब्रीच माना जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इंटेंशन यहाँ पर फ्रॉड की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन फ्रॉड की थी फिर तो चाहे 5,000 से कम भी हो तो भी आपने गलती ही की है, बहुत गलत बात थी, आपने फ्रॉड किया। यहाँ पर सिंपल सी बात इतनी है, अगर आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, बाय चांस कोई डॉक्यूमेंट लगाना रह गया, गलत लगा दिया और कोई ऐसी मिस्टेक है जो बाहर से ही दिख रही है, बहुत इजीली रेक्टिफाई की जा सकती है, जिसकी अमाउंट 5,000 से कम है, तो उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। जो ये जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं ये आपके सेक्शन 126 में मेंशन है, और जो ये माइनर ब्रीचेस है ये आपका मेंशन है सेक्शन 126 के सब सेक्शन 1 में। सेकेंड डिसिप्लिन है हमारा पेनल्टी डिपेंड्स अपॉन द सेवरिटी ऑफ ब्रीच। सेवरिटी ऑफ ब्रीच इसका मतलब है कि आपकी पेनल्टी कि आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका जो ब्रीच है, जो आपकी गलती है, वो कितनी संगीन है, कितनी बड़ी है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप सबके ऊपर बराबर पेनल्टी लगाओ कि एक पर्टिकुलर उन्होंने इन्वॉइस इशू नहीं किया है या गलत इन्वॉइस इशू किया, कोई भी गलती हुई है पर्टिकुलर पर्सन से और आप सबके ऊपर सेम पेनल्टी लगाओगे, आप ये देखोगे कि उसका जो जुर्म है वो कितना संगीन है, किस वजह से गलती हुई है, जानबूझ के की है, गलती से हो गई है, ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद ही अमाउंट डिसाइड करोगे। ये आपका मेंशन है सेक्शन 126 के सब सेक्शन 2 में। फर्दर थर्ड डिसिप्लिन है हमारा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, यानी किसी के ऊपर भी पेनल्टी अगर लगा रहे हो आप तो वो पेनल्टी लगाने से पहले आपको उसे अपनी बात रखने का मौका देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सीधा उसके ऊपर पेनल्टी लगाई और नोटिस भेज दिया। किसी भी पर्सन की अगर गलती है तो पहले आपको उसको अपने आप को सही साबित करने का, कि अगर वो चाहता है कि वो कह रहा है कि उसने गलती नहीं की है, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका आपको उसको देना पड़ेगा। ये मेंशन है आपके सेक्शन 126 के सब सेक्शन 3 में। नेक्स्ट है हमारा कंसीडरिंग टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स। ये क्या कह रहे हैं कि जब भी जो हमारा CGST का ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, किसी के ऊपर भी पेनल्टी इम्पोज करेगा तो वो पेनल्टी लगाते हुए जितनी भी, मतलब ये नहीं है कि किसी एक बात को ध्यान रखेगा, उसका
जो काम होगा वो क्या होगा कि जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, डिसिप्लिन हैं, सभी को कंसीडर करे, यानी जितने भी जो भी पूरा मैटर है उसको टोटलिटी में एक साथ कंसीडर करके डिसाइड करे कि ये जो गलती हुई है वो कितनी बड़ी है और कितनी पेनल्टी लगानी चाहिए। यानी कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, सारी चीज़ों को कंबाइन करके ही पेनल्टी डिसाइड की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है, फिफ्थ है हमारा, लोअर पेनल्टी ऑन वॉल्यूंट्री डिस्क्लोजर, कि जिसने गलती की है, अगर क्या है, डिपार्टमेंट को उस गलती को डिस्क्लोज करने से, यानी डिपार्टमेंट को पता लगे कि आपने ऐसी कोई गलती की है, वो आपके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक फाइंड आउट करे, अगर उससे पहले ही आप क्या कर लेते हो, अपनी गलती मान लेते हो, उसको वॉल्यूंट्री, जैसे हम कहते हैं वॉल्यूंट्री सरेंडर कर देते हैं, तो फिर उस चीज़ में सज़ा कम हो जाती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर क्या है, एक पर्सन ने गलती से कोई काम कर दिया था या जानबूझ के भी किया था, बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जो कर दिया है वो सही नहीं है, और वो क्या करता है, ऑफिसर को खुद उस पर्टिकुलर गलती की डिस्कवरी करे उससे पहले खुद ही अपने आप उनके सामने आ जाता है कि पर्टिकुलर मिस्टेक हो गई है, तो इस बात को पेनल्टी लगाते हुए ध्यान रखा जाएगा। यानी ऐसे पर्सन की जो पेनल्टी है वो कुछ कम लगाई जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर क्या है, डिपार्टमेंट को खुद पता चलता कि ये गलती डॉक्यूमेंट्स में है या पर्टिकुलर पर्सन ने टैक्स बचाया है। ये मेंशन है आपका सब सेक्शन 5 में। लास्ट डिसिप्लिन जो एप्लीकेबल होता है वो है नॉन एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस। कौन से प्रोविज़न्स, जो अभी हमने ये सारे बात की सेक्शन 126 के, तो ये कह रहे हैं कि कब जो है सेक्शन 126 के प्रोविज़न्स अप्लाई नहीं होते, जब क्या है, जो गलती की गई है उसकी पेनल्टी पहले से डिसाइडेड है कि वो क्या है, एक फिक्स सम रहेगी, यानी एक फिक्स अमाउंट डिसाइडेड है, या फिर एक फिक्स परसेंटेज डिसाइडेड है कि जितनी की गलती की है उसकी इतने परसेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, तो उन केसेस में ये सेक्शन 126 अप्लाई नहीं होगा। बाकी सभी केसेस में हम ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही पेनल्टी को डिसाइड करेंगे। और ये मेंशन है आपका सेक्शन 126 के सब सेक्शन 6 में। ये थे जनरल डिसिप्लिन्स। क्या क्या किए हमने, माइनर गलती है, 5,000 से कम की गलती है और फ्रॉड की इंटेंशन नहीं है, तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। पेनल्टी डिपेंड करेगी कि आपका जो गलती हुई है वो कितनी बड़ी है। पेनल्टी लगाने से पहले आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सारे टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स को कंसीडर करने के बाद ही पेनल्टी डिसाइड की जाएगी। अगर क्या है, आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर देते हो अपनी मिस्टेक को, तो पेनल्टी कम कर दी जाएगी। और क्या है, ये सारे प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते अगर क्या है, जो पेनल्टी है वो एक फिक्स सम या फिक्स परसेंटेज में पहले से ही प्रेस्क्राइब है। ये थे सारे डिसिप्लिन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटेंशन, सीजर and release of goods or conveyance in transit section 129। मतलब समझो इसका, ये क्या कह रहे हैं, डिटेंशन का मतलब होता है रखना अपने पास, ठीक है, एक बार चेकिंग के लिए टेम्परेरी। सीजर का मतलब होता है कि आपने उनको क्या कर लिया, जब्त कर लिया। और उसके बाद रिलीज़ का मतलब क्या है, उनको वापस दे दिया गया। अब ये क्या कह रही हैं कि जो गुड्स या जो व्हीकल ट्रांजिट में था, रास्ते में था, उसको डिटेन करना, उसको सीज करना और उसको रिलीज़ करना। तो ये चीज़ें क्या कहने की कोशिश कर रही हैं लोग, कि जब भी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई बार, जो ट्रक वगैरह जा रहे होते हैं या फिर कोई कार वगैरह होती है, अगर आप उसमें कोई सामान कैरी कर रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक पुलिस कर सकती है।
ठीक उसी तरीके से अगर क्या है आपका कोई सामान ट्रांजिट में जा रहा है तो ऑफिसर्स को ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, आपको आपका डिटेंशन आपके सामान का या आपके उस व्हीकल का डिटेंशन कर सकते हैं, यानी उसको रोक सकते हैं ये चेक करने के लिए कि आप लॉ को वायोलेट तो नहीं कर रहे, यानी कोई सामान ऐसा तो नहीं लेके जा रहे जो आपको नहीं ले जाना चाहिए, या फिर आपके पास जो सामान लेके जा रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं। यानी उन्होंने आपको टेम्परेरी रोका चेक करने के लिए, डैट इज़ डिटेंशन। अब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए उन्होंने आपको रोक लिया। अगर क्या है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे नहीं मिले, आप उनको लगा कि आप क्या कर रहे हो, लॉ को तोड़कर उस सामान को लेके जा रहे हो, तो उनको राइट है कि जो सामान आप लेके जा रहे हो या जिस व्हीकल में आप लेके जा रहे हो वो उसको सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। अगर उन्हें को और दूसरा केस क्या हो सकता था, उन्होंने आपका सामान रखा, अगर उनको लगा कि आपने लॉ को तोड़ा हुआ है, आप गलत साबित हुए तो उन्होंने सीज कर लिया। दूसरा क्या होगा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मिल गए, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो उस केस में वो क्या कर देंगे, आपके उन गुड्स को या फिर आपके उस व्हीकल को रिलीज़ कर देंगे कि आप क्या कर सकते हो, अपना सामान लेकर जा सकते हो। तो डैट इज़ डिटेंशन, रोका गया, अगर गलत मिले तो सीज कर लिया और सही मिले तो रिलीज़ कर दिया, गुड्स को भी, सामान को भी, और जिस चीज़ में वो सामान ले जाया जा रहा था उसको भी। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये सीज़र होता है, यानी जो दो चीज़ें सीज़ आपकी की जाती हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी की जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट की ओनरशिप हो जाएगी, और जब तक आप पेनल्टी पे नहीं करते, आप जो भी जुर्माना आप पे बनता है वो नहीं देते, तब तक के लिए क्या है वो डिपार्टमेंट के पास रहती है। लेकिन जो ओनरशिप है, यानी उस सामान के ऊपर जो राइट रहता है वो रियल ओनर का ही रहता है, जिसका वो सामान है उसी का रहेगा। सिर्फ डिपार्टमेंट ने अपने पास उसको जब्त कर लिया है उस टाइम तक जब तक आप टैक्स और पेनल्टी पे नहीं कर देते। अब जब भी क्या करता है डिपार्टमेंट, डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज़ करता है, तो कुछ प्रोविज़न्स जो हैं इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उससे पहले ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें सेक्शन 129 में मेंशन है। प्रोविज़न्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रोविज़न है डिटेंशन और सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वीनियंस इन ट्रांजिट, सेक्शन 129 सब सेक्शन 1। ये प्रोविज़न क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, कोई भी गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है या उनको स्टोर कर रहा है, और वो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहा है या स्टोर कर रहा है, ये CGST एक्ट के प्रोविज़न के अगेंस्ट जाकर कर रहा है। देखो वैसे तो हम यहाँ पर बात सिर्फ ट्रांसपोर्ट की कर रहे हैं, बट ये जो पर्टिकुलर प्रोविज़न है ये वेयर हाउसिंग के बारे में भी बता रहा है कि अगर क्या है आपने कोई भी चीज़ जो है स्टोर की हुई है या आप उनको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जा रहे हो, और उस टाइम आप CGST एक्ट के अंदर किसी भी रूल को तोड़ रहे हो, किसी भी प्रोविज़न के अगेंस्ट जा रहे हो, तो उस केस में डिपार्टमेंट को, ऑफिसर को राइट है कि वो क्या कर सकता है, उन गुड्स को भी और जिस पर्टिकुलर व्हीकल में उनको लेके जाया जा रहा है उस ट्रांसपोर्ट के मीन को भी क्या कर सकता है, सीज कर सकता है। यानी कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी गुड्स कहीं पर स्टोर की हुई है, ठीक है, और ये क्या है, अब वो रास्ते में है, अब वो कहीं पर ले जाई जा रही हैं, ट्रांजिट में हैं। जब वो ट्रांजिट में हैं तो उनके पास क्या है, प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर वो किसी भी CGST एक्ट के रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, उन सभी गुड्स को और कन्वीनियंस को, यानी जिस व्हीकल में ले जाए जा रहे हैं उनको क्या कर सकती है, सीज कर सकती है, जब्त कर सकती है। इसके बाद सेकेंड प्रोविज़न है रिलीज
ऑफ डिटेन्ड गुड्स, कि जिन गुड्स को रोका गया था, जिनको जब्त किया गया था, उनका रिलीज कैसे हो सकता है। देखो रिलीज तो कब होगा, जब आप जो आपका हर्जाना बनता होगा वो दोगे। तो इसके रिगार्डिंग दो ऑल्टरनेट होते हैं। एक तो जो ओनर है यानी जो सामान का असली मालिक है वो खुद सामने आ जाए कि ये सामान मेरा है। यानी फर्स्ट केस है इफ़ ओनर ऑफ गुड्स कम फॉरवर्ड, जिसका सामान है खुद सामने आ जाए। दूसरा, अगर वो सामने ना आए, इफ ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। पहले बात करते हैं कि अगर वो फॉरवर्ड आ जाता है, सामने खुद से आ जाता है, तब क्या होगा। अब क्या है, वो सामने खुद से आया है यानी उसने खुद माना है कि ये सामान उसका है। तो उस केस में दो चीज़ होंगी, या तो वो जो सामान होगा वो टैक्सेबल गुड्स होंगी, यानी जो सामान है, एक तो ऐसी गुड्स हो सकती है जिनके ऊपर टैक्स लगता है, और दूसरा हो सकता है कि वो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं। अब एग्जम्प्टेड गुड्स के भी तो डॉक्यूमेंट्स तो रखने पड़ते हैं ना। तो अब जो सीज़ की गई गुड्स हैं वो एग्जम्प्टेड गुड्स भी हो सकती हैं, यानी जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, या टैक्सेबल गुड्स भी हो सकती हैं। तो अगर क्या है, वो जो गुड्स हैं वो क्या है, टैक्सेबल गुड्स हैं, तो उस केस में उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स प्लस 100% ऑफ टैक्स एज पेनल्टी। यानी टैक्स देना पड़ेगा और जितना टैक्स बन रहा होगा उतनी ही पेनल्टी देनी पड़ेगी। उस अगर वो उतना ही टैक्स और उतनी ही पेनल्टी दे देगा तो क्या कर दिया जाएगा, उसकी गुड्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा, वो अपना सामान लेकर जा सकता है। सेकेंड चीज़ हो सकती है कि जो वो सामान है वो कोई एग्जम्प्टेड गुड्स हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो उस केस में देखो, यहाँ पर तो हमने टैक्स और पेनल्टी दोनों मांगी थी। अब वो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, इसका मतलब उनके ऊपर टैक्स तो लगता नहीं है, हम टैक्स तो मांग नहीं सकते। तो उस केस में हम क्या मांगेंगे, सिर्फ पेनल्टी मांगेंगे। और वो पेनल्टी कितनी होगी, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी जितने का सामान है, जितने लाख का सामान, जितने करोड़ का सामान उस पर्टिकुलर व्हीकल में था, उसका 2% और 25,000, दोनों में से जो भी लेस है, विच एवर इज लेस, उतना फाइन देना पड़ेगा और फिर वो सामान को ले जा सकता है। दोबारा बोल रही हूँ, अगर क्या है, ओनर खुद से सामने आ जाता है और जो वो पर्टिकुलर गुड्स थी उस व्हीकल में वो टैक्सेबल थी, तो जितना टैक्स बनता है उतनी ही पेनल्टी देके, और जो टैक्स नहीं दिया था वो देके, यानी टैक्स और पेनल्टी दोनों देके वो अपने सामान को ले जा सकता है। और अगर क्या है, उस ट्रांजिट में सामान एग्जम्प्टेड गुड्स थी, तो उस केस में जितने का सामान था उसका 2% या 25,000, दोनों में से जो भी लेस है उसको पे करके जो ओनर है अपना सामान ले जा सकता है। सेकेंड केस है, अगर ओनर खुद से सामने नहीं आता है कि वो सामान उसका है, तो उस केस में क्या होगा। तो देखो, जब ओनर खुद से सामने नहीं आया है तो उसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं। वो सामने नहीं आया है तो भी हो सकता है कि वो गुड्स टैक्सेबल भी हो वहाँ पर और एग्जम्प्टेड भी हो। इस चीज़ का तो उस बात पे कोई फ़र्क नहीं है कि वो सामने खुद आया है नहीं आया। गुड्स तो दोनों टाइप की हो सकती हैं, एग्जम्प्टेड भी हो सकती हैं और टैक्सेबल भी। अगर वो गुड्स टैक्सेबल होंगी तो उस केस में उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स प्लस पेनल्टी दी थी, यहाँ पर भी पेनल्टी देगा, बट यहाँ पर वो पेनल्टी कितनी, वो होगी 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। वहाँ पर तो हमने क्या कहा था, जितना टैक्स बनता है उतनी ही पेनल्टी देनी पड़ेगी, बट यहाँ पर उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा 50%, सॉरी टैक्स पूरा देना पड़ेगा प्लस 50%, जितनी टोटल सामान होगा उस व्हीकल में उसकी 50% एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या कर सकता है, अपना सामान लेकर जा सकता है। सेकेंड है कि वो जो सामान है वो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, तो वहाँ पर वही बात है, टैक्स तो होगा नहीं, तो यहाँ पर वो क्या देगा, 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, जितना सामान है उसका 5%, और 25,000 विच एवर इज लेस। दोबारा बोल रही हूँ, अगर वो फॉरवर्ड खुद नहीं आता है तो टैक्सेबल गुड्स के केस में टैक्स प्लस पेनल्टी ऑफ 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, और अगर एग्जम्प्टेड गुड्स हैं तो जितनी वैल्यू है गुड्स की उनकी 5% या फिर 25,000, दोनों में से जो भी लेस है उतनी पेनल्टी की तरह लगाई जाएगी। यही था आपका डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ
गुड्स एंड कन्वीनियंस इन ट्रांजिट, कि जो भी सामान है आपका जब्त किया जा सकता है, पहले रोका जाएगा, अगर क्या है आप वायलेट करते पाए गए रूल्स को तो उनको क्या किया जा सकता है, सीज़ किया जा सकता है, अगर नहीं पाया गया तो साथ के साथ रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर अब आपका क्या है, एक बार सीज़ हो चुका है तो उसके बाद भी रिलीज़ तो करवाओगे, तो अगर क्या है रिलीज़ करवाना है तो रिलीज़ कराते हुए दो ऑप्शन होंगे, या तो क्या होगा ओनर खुद आएगा या तो खुद सामने नहीं आएगा। अगर आप खुद सामने चले जाते हो तो फिर तो आपके पास सिर्फ टैक्स के साथ साथ 100% पेनल्टी लगती है, और एग्जम्प्टेड गुड्स हैं तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स लगता है, या फिर 25,000, दोनों में से जो भी कम है। लेकिन अगर आप खुद सामने नहीं जाते हो तो ये पेनल्टी क्या है 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स बन जाती है। ध्यान रखना वो टैक्स का 100% है, और ये टोटल वैल्यू सामान का टैक्स तो कितना लगा हुआ है, कुछ परसेंट लगा होगा उसके ऊपर, यहाँ पर हम पूरी टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं उसका 50%। और एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में जो वहाँ पर अगर आप खुद सामने आ जाते तो 2% था, यहाँ पर बढ़कर वो 5% हो जाता है, क्योंकि आप खुद से सामने नहीं आए। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट का हमारा लास्ट टॉपिक कॉन्फिस्केशन। दिस इज CONFISCATION, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वीनियंस। जो ये कॉन्फिस्केशन होता है गुड्स का या कन्वीनियंस का, ये क्या है, एक स्टेप आगे का काम है डिटेंशन से। डिटेंशन में क्या किया, सॉरी डिटेंशन से कह लो, डिटेंशन के टाइम ही हमने सीज़र किया था, या फिर सीज़ के टाइम कह लो, यानी उस सीज़ की जो प्रोसीजर थे उससे हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं। सीज़ में हम लोगों ने क्या किया था, उनके सामान को डिपार्टमेंट ने अपने पास रख लिया था, लेकिन जो ओनरशिप थी वो रियल ओनर की ही रही थी, यानी डिपार्टमेंट ने सिर्फ सामान अपने पास रखा था तब तक वो जब तक वो पेनल्टी नहीं दे देते तब तक। लेकिन कॉन्फिस्केशन का मतलब है कि जो वो सामान है अब वो गवर्नमेंट का ही हो गया है, यानी अब क्या है गवर्नमेंट उस सामान के साथ जैसे चाहे वैसे डील कर सकती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, जो इसका ओनर है वो कौन बन जाएगा, गवर्नमेंट बन जाएगी। हाँ, हो सकता है वो सामान उसके लिए बहुत ज़रूरी हो या उसको ना देना हो, तो उस केस में एक पर्टिकुलर फ़ाइन होता है जिसको पे करके वो अपने सामान को ले जा सकता है। लेकिन एक बार तो ओनरशिप गवर्नमेंट की हो जाती है, अगर उसके बाद जो फ़ाइन लगाया गया वो पे कर देता है तो गवर्नमेंट उसको उसका सामान दे देगी। अदरवाइज़ जितना टाइम उस पीरियड उसे दिया गया था उसके बीच में अगर वो फ़ाइन दे के सामान नहीं लेके जाएगा तो वो जो पर्टिकुलर सामान है गवर्नमेंट का हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको सेल करके अपना फ़ाइन रिकवर कर लेगी। अब कुछ प्रोविज़न्स हैं जो इस कॉन्फिस्केशन पर अप्लाई होते हैं। वो क्या क्या, फर्स्ट है सर्कमस्टांसेस, यानी किन केसेस में राइट मिलता है डिपार्टमेंट को ऑफ गवर्नमेंट को कि वो क्या कर सके, आपके सामान को कॉन्फिस्केट कर सके। तो देखो फर्स्ट है सप्लाई और रिसीव एनी गुड्स और कन्वीनियंस इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविज़न, कि अगर क्या है कोई पर्सन क्या करता है, कोई भी गुड्स या कोई भी व्हीकल एक्ट्स के प्रोविज़न के अगेंस्ट जाकर सप्लाई करता है या उनको रिसीव करता है, तो उस पर्टिकुलर गुड्स और कन्वीनियंस को जो वो सामान ले जा रहा है या जिस व्हीकल के थ्रू वो ले जा रहा है उसको क्या किया जा सकता है, कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। सेकंड है नोट कीपिंग अकाउंट फॉर गुड्स, अगर क्या है वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है गुड्स के जिसके लिए वो टैक्स पे करने के लिए लायबल था, उसके उसने अकाउंट्स ही नहीं बनाए हैं एक्ट के अंदर, मतलब उसे GST पे करना चाहिए था लेकिन उसने तो उनके अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किए, तो भी उसके सामान को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी उसने उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, से कह सकते हो कि अब वो 2 नंबर में उन सामान को यूज़ करने वाला है, तो उस केस में भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। थर्डली सप्लाइड गुड्स विदाउट
हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया है और वो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, यानी जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, जो रजिस्टर कराने के लिए एबल है और उसने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया, उससे पहले ही वो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, तो जिन पर्टिकुलर गुड्स को वो सप्लाई कर रहा है उनको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। देन कॉन्ट्रावेन प्रोविज़न विद इंटेंट ऑफ इवेडिंग टैक्स, अगर क्या है वो किसी भी प्रोविज़न को तोड़ रहा एक्ट के ताकि वो क्या कर सके, टैक्स को बचा सके, तो भी उस सामान को जिसके रिगार्डिंग वो टैक्स बचा रहा है कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। एंड लास्टली यूज़ ऑफ कन्वीनियंस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविज़न, यानी अगर क्या है वो किसी और के सामान को क्या कर रहा है, व्हीकल में लेके जा रहा है, जबकि उसे पता है कि जो पर्टिकुलर सामान है वो एक्ट को के प्रोविज़न के अगेंस्ट है, यानी वो क्या है, ओनर जो है कोई गलत काम कर रहा है और फिर भी वो उसकी मदद कर रहा है, उसके सामान को एक जगह से इधर से उधर लेके जा रहा है, तो उसके भी जो सामान है, यानी उसका जो व्हीकल है जिसके थ्रू वो सामान लेके जा रहा है, उसको भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर उसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि उसका जो सामान है वो गलत तरीके का है, वो फिर उसको लेके जा रहा है, यानी उसे नहीं पता कि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो गलत है, फिर वो लेके जा रहा है, तो उसके व्हीकल को कॉन्फिस्केट नहीं किया जा सकता, अदरवाइज उसका जो व्हीकल है वो कॉन्फिस्केट हो सकता है। तो देखो कौन कौन सी कंडीशन हो गई, अगर वो क्या करेगा, कोई भी एक्ट के अगेंस्ट जाकर कोई भी सामान सप्लाई करेगा या रिसीव करेगा, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा, बिना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए गुड्स सप्लाई करेगा, अगर क्या है वो टैक्स बचाने के पर्पज़ से कोई भी एक्ट के प्रोविज़न के अगेंस्ट जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, अपने व्हीकल को यूज़ करेगा किसके लिए, प्रोविज़न्स एक्ट के प्रोविज़न के अगेंस्ट जाकर, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, गुड्स या व्हीकल जो भी उसमें पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, उसको गवर्नमेंट के अंडर लिया जा सकता है। ये था फर्स्ट प्रोविज़न सर्कमस्टांसेस। अब हम चलते हैं सेकंड प्रोविज़न के ऊपर। सेकंड प्रोविज़न है फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, यानी जो सामान जब्त किया गया है उसको छुड़वाया भी जा सकता है फाइन देके, यानी जिस पर्टिकुलर ऑफिसर के अंडर आपका सामान है, जिसने आपके सामान को जब्त किया है, उसको आप फ़ाइन पे करके जितना आपका फ़ाइन बनता है अपने सामान को छुड़वा सकते हो, लेकिन जो वो फ़ाइन की अमाउंट होगी उसकी लोअर और अपर लिमिट पहले से डिसाइडेड होगी, कितना ले होगा वो पर्टिकुलर ऑफिसर डिसाइड करेगा सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, बट वो ज़्यादा नहीं हो सकता, किससे, जो सामान कॉन्फिस्केट किया गया है उसकी जितनी टोटल मार्केट वैल्यू है, यानी जितने का वो मार्केट में बिक सकता है माइनस जितना उसके ऊपर टैक्स बनता है, यानी टोटल जो उसकी मार्केट वैल्यू बनती है लेस जितना उसके ऊपर टैक्स बनता है। देखो मार्केट वैल्यू में तो सारा कुछ सब कुछ मिक्स होगा, उसमें से टैक्स को हटा के जितना पैसे की वो बनेगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है फाइन लिया जा सकता है। और लोअर लिमिट क्या होगी, जो सेक्शन 129 के अंदर पेनल्टी बनती है, सेक्शन 129 अभी हमने बात की थी डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज, तो उसके अंदर जितनी भी पेनल्टी बनती है उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए उससे कम नहीं हो सकता वो पर्टिकुलर फाइन, और अपर लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, इनके बीच का जो फ़ाइन है लगाया जाएगा और उस फाइन की पेमेंट करके क्या है जो ओनर है अपना सामान जो है ले जा सकता है। इसके बाद थर्ड प्रोविज़न है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कॉन्फिस्केट करने से पहले जिसके व्हीकल को, जिसके सामान को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है उसे एक बोलने का मौका दिया जाएगा। और हाँ एक चीज़, जो ये कॉन्फिस्केशन है ये आपका सेक्शन 130 में डिफ़ाइन है, ये सर्कमस्टांसेस सेक्शन 130 के सब सेक्शन 1 में डिफ़ाइन है। देन
जो फाइन है वो आपका सेक्शन 130 के सब सेक्शन 2 में डिफाइन है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सेक्शन 130 के सब सेक्शन 4 में डिफाइन। नेक्स्ट प्रोविज़न है टाइटल वेस्ट इन द गवर्नमेंट, कि जब भी क्या है गवर्नमेंट कोई भी पर्टिकुलर सामान जो है कॉन्फिस्केट करेगी, तो जैसे ही वो कॉन्फिस्केट करेगी जो उस पर्टिकुलर सामान का टाइटल है, जो ओनरशिप है, वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। ये मेंशन है सेक्शन 130 के सब सेक्शन 5 में। नेक्स्ट है होल्डिंग पोजेशन बाय प्रॉपर एडजूडिंग ऑफिसर, सेक्शन 130 सब सेक्शन 6, कि ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉपर एडजस्टिंग ऑफिसर होगा, यानी जो उस पर्टिकुलर मुद्दे को संभाल रहा होगा, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, वो क्या करेगा, उसके पोजेशन को होल्ड कर कर रखेगा, यानी जब तक क्या है उसको बेचा नहीं जाता या फिर सामने वाली पार्टी फाइन देकर सामान नहीं ले जाती, तब तक उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एडजस्टिंग ऑफिसर की होगी, और वो इस पर्टिकुलर काम में पुलिस के किसी भी ऑफिसर की हेल्प ले सकता है। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ गुड्स और कन्वीयंस, सेक्शन 130 सब सेक्शन 7, कि जो भी सामान जो है क्या किया गया है, कॉन्फिस्केट किया गया है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या पर्टिकुलर ऑफिसर जिसके पास वो सामान पोजेशन में है, जब उसको ये विश्वास हो जाएगा कि अब इस सामान की फर्दर कोई ज़रूरत नहीं है, सारी प्रोसीडिंग हो चुकी है, और वो क्या है सफिशेंट टाइम जो है उस ओनर को भी दे चुका है, जो प्रियर ओनर था, अभी तो गवर्नमेंट ओनर है, जो पहले वाला ओनर था उसको भी टाइम पूरा दिया जा चुका है, और वो अपना सामान वापस नहीं लेके गया है, तो उसके पास राइट होगा कि वो क्या कर दे, उसको डिस्पोज कर दे, यानी सेल कर दे, और जो भी उससे मनी रिकवर होगी वो क्या कर देगा, गवर्नमेंट के पास जमा करवा देगा। और जो ये टाइम दिया जाता है पर्टिकुलर पर्सन को, वो कितना होता है 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जा सकता, मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम जो है किसी पर्सन को दिया जा सकता है कि वो फाइन पे करके अपना सामान ले जाए। ये थे आपके का कॉन्फिस्केशन के बारे में। आज हमने बात की, पहले जनरल डिसिप्लिन्स की बात की कि पेनल्टी के ऊपर कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, फिर हमने बात की डिटेंशन के बारे में कि कैसे डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज़ होता है गुड्स और कन्वीनियंस का, एंड लास्टली हमने बात की कि गुड्स और व्हीकल का, कन्वीनियंस का कैसे कॉन्फिस्केशन हो सकता है, कौन कौन से प्रोविज़न इस पर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोसिक्यूशन के बारे में। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड, हम लोग बात करेंगे पहले प्रोसिक्यूशन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कोग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंसेस के बारे में, एंड लास्टली हम बात करेंगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में। ये 3 टॉपिक हमारे इस चैप्टर के रह गए हैं, इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू।